पहला क्वेश्चन, भारत में पठारकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका में जहाँ पठारकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है वो भीमबेटका है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया था। ठीक है, कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग युद्ध कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। तो जो कलिंग युद्ध था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सॉरी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 181। ठीक है, क्या हो जाएगा? 181। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए समर्पित 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 181 है। क्या है? 181 है, जिसका उद्देश्य संकट की स्थिति में महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान करना है। यह सेवा महिलाओं को पुलिस, मेडिकल, कानूनी और काउंसलिंग सहायता एक ही काल पर उपलब्ध कराती है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के सरकारों पर उपलब्ध कराती है। ठीक है, भारत सरकार और विभिन्न राज्यों ने इसे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया है। यह नंबर देश भर में कार्यरत है और महिलाओं के लिए त्वरित सहायता का प्रमुख माध्यम है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्या यार ये क्या हो रहा है? प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम किसने लिखा था? ठीक है, तो किसने लिखा था? भास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भास ने लिखा था। अच्छा, कालिदास क्या लिखे थे? कालिदास क्या लिखे थे? ये मालविकाग्निमित्र। ठीक है, मालविका मालविकाग्निमित्रम लिखे थे। ठीक है, जयदेव की बात करें ना, जयदेव गीता गोविंद लिखे थे। गीता गोविंद लिखे थे। ठीक है, याद रखेंगे। और बात करते हैं शूद्रक को, तो शूद्रक कौन सी रचना लिखे थे? शूद्रक द्वारा रचना कौन सी है? मृच्छ कटिकम। क्या है? मृच्छ मृच्छ कटिकम। ठीक है, ये मृच्छ कटिकम शूद्रक ने किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भास हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित है। ऐतिहासिक मंदिर है ये, इसके बारे में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा शुरू किया था? ठीक है, टोकन करेंसी किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था, किस सन में किया गया था? 1540 में। किसमें? 1500, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, कन्नौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच यह युद्ध लड़ा गया था 1540 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कन्नौज के युद्ध को बेलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जो ये कन्नौज का युद्ध है, बेलग्राम
वेलग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? गीत गोविंदम के लेखक कौन है? जयदेव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करें मीराबाई क्या लिखी हैं? तुलसीदास क्या लिखी हैं? तुलसीदास की रचना क्या है? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है, दोहावली है, ठीक है, गीतावली है, विनय पत्रिका हैं, ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, कबीरदास की बात करें तो कबीरदास जी बीजक लिखे हैं। बीजक के अंदर साखी, शबद, रामायणी, ये तीनों रचनाएं आती हैं, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर गुरु नानक देव जी। ठीक है, सिख गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ये इनकी एक पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहली बार गरीबी के मापन को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? राइट आंसर ए, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। ये 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। ठीक है, शुरू किया था। हिंदी, गुजराती, तमिल एवं अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 13, हरिजन सेवक संघ की स्थापना, ठीक है, अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजन में 1932 में किसके द्वारा, ठीक है, द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखेंगे। हरिजन सेवक की स्थापना कब हुआ था? 1932 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। हिंदू समाज से जो अस्पृश्यता थी, ठीक है, उसी को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। ठीक, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी। क्वेश्चन नंबर 14 में आईएनसी के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? किस अधिवेशन में गाया गया था भाई? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में। किसके द्वारा? एओ हुम के द्वारा। ठीक है, एओ हुम के द्वारा। 1907 का अधिवेशन था, सूरत का अधिवेशन। ठीक है, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गए थे, गरम और नरम दल में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो एग्जाम में आता है कि आईएनसी के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल 2 भाग में बट गए थे? तो 1907 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांति ने किया था? उधम सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द आज़ाद हिंद की गठन के घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार ने के गठन के घोषणा की थी। इस सरकार की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 17, भारत में किस प्रकार की सरकारें हैं? किस प्रकार की सरकारें हैं भारत में? राजतंत्रीय, सांप्रदायवादी, संसदीय, अल्पतंत्रीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसदीय। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं 18, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा, किस 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 1978 में। ठीक है, हटा करके ये कहाँ रखा गया था? आर्टिकल 300A में रखा गया था। ठीक है, संवैधानिक संशोधन संपत्ति के अधिकार को। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? ये तो सब कोई जानता है भाई, मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो भाग 4 में है। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल कहाँ है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कब से कब थी? 25 जुलाई 2007 से, ठीक है, ले करके 25 जुलाई 2012 तक थी। ठीक है, इनका जन्म 1934 में होता है। 1934 में होता है महाराष्ट्र के जलगांव जिले में। ठीक है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। अगला प्रश्न 22, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीति दल के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, INC। ठीक है, प्रधानमंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राजनीतिक पार्टी INC कांग्रेस, ठीक है, थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 23, क्वेश्चन नंबर 23, मंत्रिपरिषद भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है तथा मंत्रिपरिषद का गठन करता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के खंड 2 में अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्यमंत्री न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के थ्रू करते हैं? आर्टिकल 124 के थ्रू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय संविधान भाग 5 में 124 से लेकर के 147 तक, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 124(1) में अनुसार भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। किसके अनुसार? 124 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ये बताया गया है। 124 के सेकंड में अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 गलती हो रही है मुझसे, 2015 में होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार, ठीक है, के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा कार्य नहीं आता है? स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, कानून एवं व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। तो ये जुडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। जो ठीक है, कानून एवं व्यवस्था जो है वो इसके अंतर्गत क्षेत्राधिकार निकायों, स्थानीय निकायों क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन
ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं। जितेंद्र श्रीवास्तव, अरुण कुमार, त्यागी राजेश कुमार, अमितेश कुमार सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमितेश कुमार सिन्हा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, सबसे लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा शैल का उदाहरण नहीं है? एम्फॉल्ट, एसफॉल्ट, सिस्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसफॉल्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल की समताप मंडल पर में ओजोन 6 निम्नलिखित में से किसके द्वारा के लिए उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 30 का, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले UV विकिरण में वृद्धि, पृथ्वी के वायुमंडल का ठंडा होना, क्षोभ मंडल में अवरक्त विकिरण में वृद्धि। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। तो वायुमंडल की समताप मंडल ओजोन क्षय पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले UV विकिरणों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, UV विकिरणों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो झील पूपो, झील टिटिकाका, झील वेलेंसिया। ठीक है, झील जनीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झील टिटिकाका। ठीक है, ये पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से गहराई 3812 मीटर। ठीक है। जलीय मात्रा के आधार पर यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा छठा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छठा सबसे बड़ा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है, जबकि सातवां कौन सा है? भारत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ब्राज़ील विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन वाला देश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, जो विश्व 1/4 भाग अकेले उत्पादित करता है। ठीक है, जो विश्व का 1/4 भाग, ठीक है, अकेले उत्पादित करता है। कौन करता है? ब्राज़ील। ठीक है, तो यहाँ की पूर्वी पर्वतीय और पठारी ढालों पर बड़े बड़े कॉफ़ी के बाग लगाए जाते हैं, जिन्हें एजेंडा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजेंडा। रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाती है? ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा मतलब, रेड का मतलब होता है लाल खतरा। अब भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा खतरा बना रहता है, तो इसलिए हम रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। ये ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 ना, नहीं, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो असम। कौन सा हो जाएगा? असम। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? असम। वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत में। ठीक है, और 8 केंद्र शासित यूटी हैं, प्रदेश हैं। ठीक है, गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। गुजरात है सबसे पश्चिमी राज्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य है।
इसको भी याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी राज्य हैं। सॉरी अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, गलती हो गई मुझसे। ठीक है, अभी को मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला। ठीक है, इसका राइट आंसर सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर हैं। अच्छा, अरावली पर्वत का सबसे जो सर्वोच्च चोटी है उसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 37। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली जो असम में है का निर्माण किस नदी से होता है? तो इसका किस नदी से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। ठीक है, माजुली भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। यह देश का पहला द्वीपीय जिला भी है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, गोदावरी, महानदी और गंगा। तो ये सोन नदी गंगा, ठीक है, गंगा नदी से तंत्र, ठीक है, संबंधित है। ये सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। जो सोन नदी है ना, उसका उद्गम मध्य प्रदेश के में स्थिर अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, ठीक है, नदी से, पहाड़ी से होता है। यह गंगा की प्रमुख दक्षिण सहायक नदी कौन नदी है? यह गंगा नदी की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी भी है। यह बिहार के पटना जिले के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 39। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा, सबको ही जानता है। 39 का सॉरी, गंगा नहीं, यमुना है भारत की सबसे लंबी नदी, बोला है ना। हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी। सबसे बड़ी नदी की बात अगर करते हैं, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना। इसमें कुछ गलती दिया है क्या? भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन गंगा की सब सहायक जो सब सहायकों में सबसे बड़ी लंबी नदी यमुना है। ठीक है, ये सहायक, यहाँ पे सहायक लिखना चाहिए था, लेकिन इसके हिसाब से ये आंसर होगा। ठीक है, जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। अच्छा, जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है तो ये सहायक, इसी का मतलब हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे? किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे? गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, काल वैसाखी का मतलब ये है कि वैशाख के महीनों में तेज़ गति से चलने वाली स्थानीय विनाशकारी वर्षा युक्त पवन होती हैं। ऐसी पवनें जो पश्चिम बंगाल से अनुभव किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 41। चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? तो चमड़ा कोको रंग का संबंध किस रंग क्रांति से था? तो इसका राइट आंसर स्वर्ण, काली, धूसर, भूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरी हो जाएगा। ठीक है, भूरी क्रांति कोको, चमड़ा, ठीक है, और स्वर्ण क्रांति जो था वो बागवानी था, धूसर क्रांति उर्वरक था, काली क्रांति पेट्रोलियम और कोयला था, कोयला से संबंधित था। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र में खोजा गया था। कहाँ पे खोजा गया था भाई? 42 का। तो इसका राइट आंसर गुजरात, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर भी असम में खोजा गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र असम में खोजा गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 43 का देखते हैं। कूडम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसका जो निर्माण होता है ना, वो 2002 में होता है। ठीक है, आरंभ हुआ था और यह 13 जुलाई 2013 से इसकी प्रथम इकाई परमाणु विखंडन आरंभ हुआ। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी क्वेश्चन नंबर एक छोटा 44। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? सबसे कम बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, तो तेलुगु, मराठी, बंगाली तो ये तो बोली जाती थी, लेकिन ये तमिल जो थी ना ये थोड़ा कम बोला जाता था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली वो हिंदी हो जाएगी, ठीक है, हिंदी हो जाएगी, ध्यान रखेंगे इसको। 45, क्वेश्चन नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले बात करें पहले राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला, अपना यूपी है, ठीक है, पहली जनसंख्या पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे एमपी है, ठीक है, दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। अब तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर की बात करें तो हो जाएगा बिहार, बिहार, ठीक है। चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर की बात करें, अरे क्या हो गया, चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। फिर पाँचवें नंबर की बात करें, पाँचवें नंबर की तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तीसरा पूछा ना, सॉरी भारत का तीसरा, तो तीसरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा पे कौन बताए थे? बिहार बताए थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 46, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य, ठीक है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य, जिसे साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से ये बिलोंग करता है? ये सुरहा ताल कहाँ पर है? सुरहा ताल कहाँ पर है भाई? संत कबीर नगर में है, एटा में है, गोंडा में है, बलिया में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ पे है? बलिया में है। सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में, ठीक है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसे साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो सुरहा ताल है ना, इसको जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किस कला के लिए प्रसिद्ध है भाई? ठीक है, पहले चमकीले मिट्टी के बर्तन और चिकनकारी, साड़ी बुनाई, ठीक है, कालीन बुनाई, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना कब लागू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर 2021 में हुआ था, ठीक है। ये सामर्थ्य योजना था ना, ये 2021 प्रारंभ वर्ष इसकी 2021, ठीक है, 2021 थी। और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादकों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की आय में वृद्धि, ठीक है, होगी। इसके लिए ये उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना प्रारंभ करवाया गया था 2021 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2021। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 49। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? ठीक है, जो राजस्व संहिता है ना वो 2006 में आया था, 2006 में आया था, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके ऑप्शन की बात करें, ये इसका कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? बागवानी, पशुपालन, ठीक है, और मछली पालन विकल्पों में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, ये तीनों के अंतर्गत आता है, ठीक है, कृषि की परिभाषा अंतर्गत आता है ये तीनों के, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का लगभग कितना परसेंट है? उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का लगभग कितना परसेंट है बाबू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16.4%, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
2011 के जनगणना के अनुसार जो था ना, 11 के जनगणना के अनुसार 16.4%, ठीक है, था यूपी की जनसंख्या, और जिनमें 52.41% पुरुष, 52.41% क्या थे, पुरुष थे, वह 47.59% महिलाएं थीं। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमज़ोर किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या, 51, हाँ 51 छूट रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों सिद्धांतों का मिश्रण है, ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमज़ोर किया, पंचवर्षीय योजना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, संकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नई आर्थिक नीति 1991, ठीक है। अच्छा, आर्थिक संकट से अब भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 1991 में क्या किया गया, भारत ने निजीकरण, उदासीकरण एवं वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली एक नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की थी, ठीक है। नई आर्थिक नीति ने भारत की समाजवादी साख को कमज़ोर किया, क्योंकि इससे संपत्ति का हस्तांतर, ठीक है, व्यक्ति और निजी स्वामित्व के होने लगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर नई आर्थिक नीति। क्वेश्चन नंबर 53, ये भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम है। डिगबोई शहर असम राज्य की तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ दे एग्जाम में कि असम के कौन सा शहर, ठीक है, तेल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है डिगबोई। क्या नाम है, डिगबोई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है, तो खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर, लौह स्टील के आयात पर, प्रौद्योगिकी जानकारी के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोलियम उत्पादों के आधार पर, ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता एवं आयातक देश है, तीसरा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 55, प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का अर्थ क्या है, बीडीओ का अर्थ क्या है भाई, ऑप्शन बेसिक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ठीक है, केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी और फ्रेंच में, केवल मंदारिन में, सभी 6 भाषाओं में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 भाषाओं में, सभी 6 भाषाओं में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है, इसके पर कौन है, शासन करने वाली परिषद, ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी इसके शासन करने वाली परिषद पर है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृति नहीं किया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि बंधक, ठीक है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सिंचाई, भूमि विकास, शुष्क भूमि खेती पर कृषि ऋण प्रदान किए जाते हैं, जबकि बंधक ऋण या गिरवी कर्ज उस ऋण को कहते हैं जो किसी वास्तविक संपत्ति जैसे घर हो गया, भूमि हो गया, सोना हो गया, ठीक है, इत्यादि को बंधक रखकर तथा एक बंधक विलेख के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन
ध्वनि के माध्यम से नहीं गुजरता है। ठोस, हवा, द्रव, निर्वात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात, नहीं गुजर सकती है। ठीक है, अच्छा इसके ध्वनि की बात करें थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहली बात, अर्थात ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। निर्वात का कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। और दबाव 0 न्यूटन पर मिनट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो होता है। वायु में ध्वनि की सामान्य गति 343 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कच्चा तेल। ठीक है, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत में कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, कच्चा तेल शामिल होते हैं, जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और मृत पौधों और जानवरों से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर कच्चा तेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 61, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाली गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर काजीरंगा, ये असम में है। ठीक है, असम में है। गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? उसकी मोटाई को नापकर, उसकी प्रौढ़ता को देखकर, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, उसकी शाखाओं को गिनकर। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसकी मोटाई को देखकर, ये भी नहीं होगा। उसकी प्रौढ़ता को देखकर, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, यही आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर सी, उसके वार्षिक वलयों को देखकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नब्बे अप्रैल शुरुआत किया गया था? ठीक है, तो 90 अप्रैल सोनभद्र में शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था? तो 24 जून को 2025 में। ठीक है, सोनभद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य यह है कि 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को कक्षा 10, ठीक है, 10 की न्यूनतम योग्यता के साथ मुख्य रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 64, जून 2025 में 15वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पे होता है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी में। ठीक है, जून 24 में 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, ठीक है, की अध्यक्षता में वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय बैठक आयोजित किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कौन सी बैठक आयोजित किया गया था? तो 25वीं बैठक। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। तो इसका राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंटेंट क्यूरेशन, ठीक है, का हिंदी अर्थ होता है कि सामग्री चयन या सामग्री संग्रहण। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक निकाय पर लागू होता है? कहाँ पर लागू होता है? वस्तुओं के किसी भी युग में। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर डी। सूर्य और ग्रहों के बीच नहीं, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ठीक है, 67 का। अच्छा, इसके पहले वाले सेट में एक क्वेश्चन बना था, ठीक है, तो उसको भी देखे थे। तो ये भी जो सेंटीग्रेड इस वाले चैप्टर से, इस वाले टॉपिक से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अच्छा ठीक है, पहले सूत्र बता देता हूँ, उसके बाद से आप लोग कैलकुलेशन के माध्यम से निकाल लीजिएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है F-32/180, ठीक है, बराबर C-0 बटे में 100। तो ये सेंटीग्रेड, ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ निकालना है, एफ हमको निकालना है, ठीक है। और सी बराबर क्या रखेंगे, सेंटीग्रेड 0, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री बोला है, ठीक है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकालना है और सी की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखता है, किसके कारण दिखता है भाई? ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश के चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के उदाहरण आकाश का रंग नीला, ठीक है, दिखाई देना, बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देना इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनते तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, अमिश्रणीय यानी इमिसिबल, और डिकेंटेशन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अमिश्रणीय। जब नहीं घुलते हैं तो क्या कहते हैं, अमिश्रणीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने प्रतिपादित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? क्या होता है भाई? शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है, होता है। अच्छा, कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक, ठीक है, मैटिक। तो ये सारी चीज़ें जानकारी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है, एपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 72, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा उत्तर कुल, फैमिली और जाति यानी स्पेसीज के बीच आता है? तो 72 का क्रम, संघ, वंश, वर्ग। तो जीवों की वर्गीकरण कौन सा उत्तर कुल और जाति के बीच आता है? वंश के बीच आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, वायविक श्वसन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन के की कमी से, एक सेकंड, हाँ, विटामिन के की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो कौन सा रोग होता है? खून का थक्का जमना, ठीक है, विटामिन के की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर, रक्त के थक्के जमने की विफलता, यही ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 75, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्नस्ट हेक्कल ने, ठीक है, अर्नस्ट हेक्कल ने 1846
1866 में 1866 में, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द को गढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने इसे जीवधारियों और पर्यावरण के संबंध में व्यापक विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया था। इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, वायु, कोयला। तो अनवीकरणीय स्रोत, विकरणीय स्रोत पूछता तो ये तीनों होते हैं, लेकिन अनवीकरणीय स्रोत पूछा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो 77 में किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। तो WWW का जो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 78, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? भारत में पहले वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था भारत में? तो उसका आंसर तो दूसरा होगा, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से जो यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा VKRV राव, ठीक है, VKRV राव। भारत के प्रथम वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री विजयेंद्र कस्तूरीरंगन वरदराज राव VK राव थे, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 79, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? वित्तीय समायोजनों को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण, राइट आंसर। अगला है 80, तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 80 का राइट आंसर हो जाएगा शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और ट्रेजरी बिल। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ठीक है, ट्रेजरी बिल। एक वर्ष की अवधि से कम प्रतिभूतियाँ ये जिनमें माध्यम से सरकार ऋण लेती है, ठीक है, लोन लेती है, तब है कि ब्रांड सरकार द्वारा लंबी अवधि के लिए जारी किए गए ऋण पत्र है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला, जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है, कौन है? बस्ती भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। इसका राइट आंसर मानव भूगोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी, ठीक है, NAARM कहाँ पर स्थित है? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ पंजाब में, हैदराबाद तेलंगाना में, हाँ तो हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। NAA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, तो इसको ध्यान रखेंगे। G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप क्या है? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड 20, ग्रुप ऑफ 20, हाँ ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। G20 का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में होती है, ठीक है। एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्तीय मंत्रियों ने केंद्रीय बैंक के नियंत्रक एवं वैश्विक आर्थिक और वित्तीय चर्चा हेतु एक मंच के रूप में हुई थी G20 की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 84, साइट यानी SITE का मतलब क्या होता है? ठीक, SIT का मतलब क्या होता है? SIT का मतलब होता है सोर्स इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। क्या ये होता है? सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एजुकेशन, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल और टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो? इसका राइट आंसर डी, सैटेलाइट
इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ठीक है। वर्ण किस देश की राजधानी है? यूरोप, अंकारा, स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क। तो यूरोप, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। वर्ण किस देश की राजधानी है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। ठीक है। अब बात करते हैं डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, इसको याद रखेंगे, कोपेनहेगन है। ठीक है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है। ठीक है, तुर्की की राजधानी है। ठीक है। जो वर्ण है स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर, 2 अक्टूबर, 22 सितंबर, 14 फरवरी। 14 फरवरी को तो कहाँ मनाया जाता है, ये क्या करने दे दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर। 1 सेकेंड, अच्छा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ठीक है। लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, जबकि थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ये जो थॉमस अल्वा एडिसन है ना, ये विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, तो इसको याद रखेंगे। 88, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे राउलिंग, C.S. लुइस, रोआल्ड डहल, J.R.R. टोल्किन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C.S. लुइस। ठीक है, C.S. लुइस। अगला क्वेश्चन 89, बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? बास्केटबॉल का जो आविष्कारक थे वो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उन्होंने 1 दिसंबर 1891 को, ठीक है, ये आविष्कार किया था। कब किया था? 1891 को, 1 दिसंबर 1891 को इन्होंने आविष्कार किया था। कौन आविष्कार किया था? डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ बास्केटबॉल का आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन 90, लोक लुभावनवाद का उदय वास्तविक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके लोक लुभावनवाद का उदय वास्तविक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करके, साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। हाँ, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? तो 1952 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना था और नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है? ठीक है, एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है। तो ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, USA, ठीक है, US और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पाकिस्तान। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यह संधि 31 दिसंबर 1988 को की गई थी। ठीक है, 31 दिसंबर कब की गई थी? 1988 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। 93, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? सोनभद्र में। किस में? सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डोलोमाइट नामक खनिज। 94, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए
वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब होती है, कब की गई थी? 1983 को। ठीक है, इसके राइट आंसर बी हो जाएगा, 1983 को की गई थी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। 95, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, वायलिन वादक। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन लक्ष्मी नारायण, सुब्रमण्यम और अनंतनाग, गंगूभाई हंगल, रिंकी केज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण। ठीक है, लक्ष्मी नारायण राइट आंसर। ये 2025 में ही अभी विभूषण किया गया है, सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 96, 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में आयोजित किए जाएंगे, कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे ओलंपिक? ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कहाँ पे किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इटली में किया जाएगा। ठीक है, इटली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो 97 का ऑप्शन नंबर रश्मि देसाई, किरण देसाई, वानू मुश्ताक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वानू मुश्ताक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू होता है? तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 98 का ऑप्शन नंबर बी, 18 जून 2001, किसान मित्र योजना। ठीक है, किसान मित्र योजना। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से लागू होता है। अगला क्वेश्चन 99, आत्मनिर्भर भारत अभियान के कितने स्तंभ हैं? तो इसका 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, बुनियादी ढांचा जिसको कहते हैं, सिस्टम, जनसांख्यिकी और मांग, ये 5 तत्वों को मिलाकर भारत की विकास धारा को मजबूत बनाते हैं। तो ठीक है, इसलिए ये 5 तत्व ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। MSME का पूर्ण रूप क्या है? मिनी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मेजर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज और मल्टीपल स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप लोग 100 में से कितने सही किए हैं वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको डेली बाय डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली मिलती रहेगी। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।